था आपको करवाए तो थे, लेकिन आपको बोला भी था देने के बोले थे ना, दिया है सब अटेम्प्ट तो डिटेल्स दिखाया जाए। पहले एक डिटेल्स डिस्कस कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। रेडी है सब कोई? कॉमन टैंजेंट हम लोग कितना बनेगा वो निकाल लिए है ना, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करना था कॉमन टैंजेंट का इक्वेशंस कैसे लिखना। तो बताइए डिटेल्स एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार पहले थोड़ा इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि साथ साथ में इसका डिस्कशन खत्म हो, जिससे कि कम से कम आप लेवल 2 जल्दी स्टार्ट कर सकते, ठीक है? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कोऑर्डिनेट में प्रैक्टिस बंद मत कीजिएगा। अलजेब्रा की जैसा नहीं कि लेवल 1 बना लिया हो गया, ठीक है, बाद में देखेंगे, प्रीवियस ईयर देख लेंगे। आप बनाते रहिए क्योंकि यहाँ पे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फायदा देगा, ठीक है? कम से कम स्ट्रेट लाइन और सर्कल तो कंपल्सरी, उसके बाद फिर वही मोड पे आ जाइए तो चलेगा। लेवल 1 बना लिया तो हो गया, लेकिन यहाँ तक तो कम से कम कीजिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत वैरायटी का क्वेश्चन है, और आप जितना बनाएंगे उतना फायदा होगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 3, it says a variable circle having fixed radius a passes through origin and meets the coordinate axis in the point A and B. The locus of the centroid of the triangle OAB, O being the origin. अच्छा, कह रहा है ये सर्कल है O A B। अब की बातें ये सर्कल है, ये जो पास कर रहा है किससे, तो ओरिजिन से, और इसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है बता दो रास्ता, तो A, करेक्ट ना? आपसे कह रहा है कि यहाँ जो ट्रायंगल बना हुआ है अभी, ताकि A एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और B किसको कट कर रहा है, Y एक्सिस को। आपको लोकस किसका निकालना है, तो सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल OAB, इसी का लोकस निकालना, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, मतलब ध्यान से प्लीज, ये 90 डिग्री है ना, तो ए बी क्या हो गया? ये 90 डिग्री है तो ए बी क्या हो गया? हाइपोटेनस है ना। अरे सर्कल के रेस्पेक्ट में बोलो, डायमीटर क्या बन गया? डायमीटर। और रेडियस का लेंथ कितना दिया है देखो, तो इसका मतलब तो क्लियर है ना कि भाई ए बी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा कि नहीं होगा? थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि इसको x,0 कहेंगे, लेट मान लेते, ठीक है? इसको हम 0,k कहेंगे, लेट, ये भी मान लेते। तो भाई सेंट्रॉइड बता दो ऐसा कितना आएगा, कितना आएगा बताइए? तो 0 0 है ना, बता दो सेंट्रॉइड कितना आएगा?
0 प्लस x प्लस 0/3 और k बाय किसी का लोकस निकालना है तो इसी को क्या बोले x कॉमा, तो फिर इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना हो गया 3x और y k इज इक्वल टू कितना हो गया। यहाँ से देखो AB का लेंथ कितना बताया है 2 है ना, AB का लेंथ निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ जरा सा, कितना आने वाला बताओ जरा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू कितना आएगा ना, तो h के जगह रख दे कितना रखे 3x, k के जगह रखे कितना आ गया रिलेशन। अच्छा रूट हटाना है स्क्वायर कर दे, तो लोकस क्या बन जाएगा देखो 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 5, the area of an equilateral triangle inscribed in a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। अच्छा एरिया बताना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ऐसे सर्कल है, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मैच कर लेना पक्का ना। अब क्या करे बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या करे, अरे कुछ कोई भी साइड लेंथ निकाल तो काम हो जाएगा, इससे आया तो कुछ दिक्कत ही ना है। अगर साइड लेंथ ए निकाल दिए तो एरिया क्या होगा √3/2 a, अच्छा √3/4 a स्क्वायर, पक्का ना। तो भाई ए ही तो निकालना है हमको, तो मैं बोला एक काम करते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये क्या करेगा साइड को, पक्का है ना, गलत तो नहीं किए है ना। अरे तो इसका मतलब तो सेंटर इसी पे ना होगा, सेंटर तो इसी पे ना आएगा, क्यों क्यों सेंटर भी तो कॉर्ड को क्या करता है बाइसेक्ट, ठीक है, तो एकमात्र यही वाला पॉइंट होना चाहिए और तो कहीं नहीं जाना चाहिए। गारंटी है कि नहीं बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। पक्का है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स ए से जब परपेंडिकुलर डालते हो तो सामने वाले साइड को क्या करता है बाइसेक्ट, और हमको पता है कि सेंटर से भी जब परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड पे तो उसको क्या करेगा, तब इसका मतलब एडी जो है वो सेंटर से पास करेगा, पक्का ठीक है। अब मुझे बताओ तो सेंटर से लेकर के ए तक का डिस्टेंस, सेंटर का कुछ नाम दे देते हैं, देखो एस लिखे, तो एस ए जो है वो तो हमारा रेडियस हो जाएगा ना, और रेडियस का फॉर्मूला क्या है यहाँ से d स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस, चलो इसको r कह लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लें, है ना, जितना लंबा चीज कौन लिखेगा r कह लेते हैं। अच्छा अब अगर हमको एस डी पता चल जाए तो काम नहीं खत्म हो गया, अरे किसका वैल्यू पता चल गया √3/2 a का नहीं पता चल गया, ठीक है ना। हम वो पता करते हैं कैसे, तो ये वाला पूरा एंगल कितना था याद है ना, कितना था 60, तो भाई यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते तो ये वाला एंगल कितना होगा, पक्का ना 60 नहीं होगा बता दो, होगा ना। यहाँ दोनों को ज्वाइन करो तो एंगल कितना होता है, तो ट्वाइस उसका यानी कितना होता है 120, करेक्ट ना, बट यहाँ पे कितना होना चाहिए हाफ यानी 60, तो ये एंगल 60 हो गया, देखो ये 60 हो गया, ये वाला रेडियस आर ही ना है, तो एस डी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ, इन ट्रायंगल BDS, सॉरी BDS, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए, क्या चाहिए हमको एस डी, तो बेस और क्या दिया हुआ है हाइपोटेनस, तो क्या लगा दे cos 60, क्या लिखेंगे एस डी बाई रेडियस आर, करेक्ट ना। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज एस डी, जल्दी बताओ, एस डी कितना हो गया आर cos 60 कितना होता है, तो कितना हो गया आर बाई, है ना। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज एडी, बताओ आप बताओ एडी क्या होगा, एस ए प्लस एस डी होगा ना, व्हाट इज एस ए आर, व्हाट इज एस डी r/2, तो r प्लस r/2 यानी कितना बन गया 3r/, हो गया ना। बट एडी होता क्या है, लेट ए बी द साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल implies AD will be equal to √3/2, पक्का ना, देख लो मुझे नहीं पता, अरे AD मीडियन है ना, मीडियन का लेंथ कितना होता है √3/2 होता है कि नहीं, और AD तुमको क्या मिल रखा है
करेक्ट ना? तो मुझे यहाँ से बताओ कि √3/2a इज इक्वल टू 3/2r हुआ ना? तो फिर a का वैल्यू कितना आ गया बताओ जरा सा, आ गया ना? ठीक है, तो कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? वही तो पूछा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा? √3/4a², यानी √3/4 इंटू 3, ये ना हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना लिख सकते हैं? तो 3√3/4 और r² की जगह क्या लिखेंगे? g²f² माइनस, हो गया। देखो है ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि y इज इक्वल टू mx+2, है ना? m का वैल्यू बताइए कि ये सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 1 को या तो कट करेगा डिस्टिंक्ट या कोइंसिडेंट पॉइंट से। मतलब ये वाला बात होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए और या तो ये होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। देखो ना, इसमें एक पॉइंट पे कोइंसिडेंट हुआ और इसमें कितने पॉइंट पे कट किया? ये ना दोनों पॉइंट लिखा है, वही दो केस को हम लोग लिखे थे ना। क्या लिखे थे बताओ जरा? ये C है, ये B है ना? यहाँ पे C है, ये P है, क्या लिखेंगे बताओ? कंडीशन बताओ। CP must be less than or equal to, पक्का ना? अच्छा CP निकाला जाए, बताओ सेंटर क्या है सर्कल का, है कि नहीं? इसका इक्वेशन क्या है? mx - y+2 इक्वल टू, पक्का? रेडियस कितना है बताओ? रेडियस कितना है? 1। तो लिखते हैं CP का वैल्यू कितना लिखेंगे? n × 0 - 0 + 2 बाई √1 + m² इज लेस इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया? तो √1 + m² इज कितना लिखो बता लीजिए, mod 2 इज लेस इक्वल √1 + कितना, इतना ही ना होगा? स्क्वायरिंग, क्योंकि बिना स्क्वायर के तो कर नहीं सकते, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? तो m² + 1 इज ग्रेटर इक्वल कितना? इसको इधर लेके आ जाओ, तो m² - 3 इज ग्रेटर इक्वल, अब बताओ बेबी कर्व से सॉल्व हो जाएगा? क्या आएगा वैल्यू? माइनस इंफिनिटी से माइनस √3 और फिर √3 से खत्म। डायरेक्ट लिखते हैं आंसर, m बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -√3, सॉरी -√3 यूनियन √3 से लेकर के, ठीक है ऑप्शन देखो तो पहला ही ऑप्शन से। अब ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन आपको नोट्स में नजर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन एक मतलब ये है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरी आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस √4 + 4m², m बिलोंग्स टू रियल नंबर इज अ टैंजेंट टू द सर्कल। अरे ये तो कंडीशन ऑफ टैंजेंसी है ना, इसको ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू mx प्लस 2√1 + m²। बताओ किस सर्कल पे टैंजेंट दिख रहा है आपको? ये तो पूछ रहा है, जिसका सेंटर क्या है? तो सेंटर कैसे बताएं? 0,0। अगर कोई और होता सेंटर तो यहाँ पे y - बीटा और x - अल्फा नहीं लिखता, नहीं लिखा है तो सेंटर क्या है? 0, और रेडियस कहाँ लिखा रहता है? 2। तो क्या हो गया? x² + y² इक्वल टू
एक लाइन नहीं लिखना है, ठीक है। देखो जरा सा ऑप्शन वहां पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा यहाँ पे इलिप्स, स्क्वायर ऑफ लाइंस ऐसा कुछ लिख दिया, इसमें कंफ्यूजन हो गया नहीं। x इज इक्वल टू a/2 t प्लस 1/t एंड y इज इक्वल टू a/2 t माइनस 1/2। ये तुम लोग इतना आसान सा बात नहीं कर पाया, बताओ ये क्या है, ये क्या है बताओ जरा सा। इसको क्या लिखेंगे, a/2 1 प्लस 1/t है ना। ये क्या चीज है बताओ जरा सा, a/2 1 माइनस 1/t है ना। पैरामीटर कौन है, t ना। क्या लिखा है देखो तो, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ पैरामीटर t ही ना है, करेक्ट ना। तो अगर पैरामीटर t है तो t हटाएंगे कैसे, ऐड कर देंगे ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा देखो तो, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। ये किसका इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है ये। ऑप्शन देख करके कंफ्यूज हो रहे हो, क्यों ऑप्शन देखता है, पहले तो सॉल्व तो कर लो। आई होप क्लियर हो गया सबको ये। इलेवन 12 14 the point h comma k, देखो क्वेश्चन नंबर 11, the point h comma k lies on h comma k lies on x plus y equal to 1। ये कह रहा है, और कह रहा है कि लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट का लोकस चाहिए, रूट अंडर 3h plus 2 कॉमा रूट 3। क्या करते हैं बताओ, जिसका लोकस चाहिए उसी को क्या मानते हैं, x कॉमा y। तो इसको क्या मानोगे बताओ, x कॉमा मानोगे ना। तो इसका मतलब x का वैल्यू कितना मिल गया, तो रूट अंडर 3h plus 2। यहाँ से बताओ कि h का वैल्यू कितना निकल गया, तो x स्क्वायर माइनस 2 बाई क्या, इतना है ना। अच्छा नेक्स्ट y का वैल्यू कितना निकला, तो रूट 3k। तो इसका मतलब k का वैल्यू कितना आया, तो y स्क्वायर बाय कितना आया ना। अब क्या कह रहा है, h कोमा किस पे लाई करता है, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो इसका मतलब h कोमा k लाइज ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका मतलब h प्लस k का वैल्यू क्या होना चाहिए ना। अब h के जगह क्या लिख दे, लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू, देखो तो जरा सा लोकस क्या आया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 आया ना। नाउ व्हाट इज दिस लोकस, सर्कल। डेंजरस क्वेश्चन है, देख लो उसके बाद नोट करना आराम से। 12th में कह रहा है कि एक सर्कल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ऐसा है, ऐसा फिर से बना, तो फिर से बना सर्कल ऐसा है और ऐसा है, ये x है, ठीक है, ये y है, ठीक है ना। और इसका रेडियस बताया है 5 यूनिट, रेडियस बताया 5 यूनिट। बताओ क्या बताया, सर्कल का इक्वेशन जानते हैं क्या, सेंटर तो बता ही सकते, सेंटर क्या होगा इसका, कितना होगा 5, पक्का ना। और रेडियस कितना होगा, तो रेडियस तो यही ना है, कितना होने वाला है, पक्का। अब ये कह रहा है कि ये वाला पॉइंट जो P है ना, इसको रहने दो और अब सर्कल को रोल करवाओ।
makes one complete roll on x axis along the positive direction of x axis. मतलब ऐसे करके रोल करना स्टार्ट किया, देखो ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में रोल कर रहा है, ऐसे रोल कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे रोल कर रहा है, रोल करेगा तो क्या होगा, तो p ऐसे चढ़ेगा ऊपर और घूम करके पूरा आकर के फिर से यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे, किया ना ऐसे रोल। अब बताओ वापस ये p आ गया, देखो p डैश हो गया, पक्का। अब मुझे बताओ इस सर्कल का इक्वेशन हमको चाहिए, ये तो सी डैश हो गया, तो भाई इस सर्कल का अगर हमको मतलब ये चाहिए, क्या चाहिए, भूल भी गए, क्या चाहिए इक्वेशन, तो क्या क्या निकाले, सेंटर ऑफ, हाँ तो रेडियस तो जरूर बदल गया होगा, रेडियस नहीं बदलेगा ना, रेडियस नहीं बदलेगा तो इसका मतलब सी डैश पी डैश तो रेडियस के बराबर ही ना है, तो रेडियस अगर 5 है तो इसका y कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, तो बदला कैसे, तो x कोऑर्डिनेट में क्या बदलाव हुआ जरा बताओ, यहाँ से यहाँ तक चला है ना, कितना चेंज हुआ, पूरा एक सर्कमफरेंस घुमा ना, तो सर्कमफरेंस क्या होता है 2 पाई r, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो है उसको लिख सकते हो 5 प्लस 2 पाई इनटू, है ना, आपको 5 ना लिखेंगे, तो नया सेंटर क्या बन गया सी डैश, बताओ कितना लिखें, 10 पाई प्लस 5 कॉमा और रेडियस कितना लिखे बताओ, कितना 5, तो सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है हमसे, नहीं लिख सकते हैं आप, तो लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन न्यू पोजीशन x माइनस 10 पाई प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस कितना मिलेगा, ध्यान तो बात नहीं करो, यहाँ से कितना मिलेगा माइनस 2 टाइम 10 पाई प्लस 5 एक्स माइनस यहाँ से कितना मिलेगा तो 10 वाई और प्लस क्या मिलेगा तो 10 पाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि 25 तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, लो भी ब्रेक है, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है ना ऑफ दिस, क्योंकि x का कोएफिशिएंट तो नहीं बनेगा ना, फिर कांस्टेंट भले ही हम थोड़ा सा और सुधार दें, लेकिन x का कोएफिशिएंट कहाँ चेंज करेगा, तो ना डायरेक्ट, समझ में बात आया सबको, Statement 1. The locus of point of intersection of the perpendicular tangents. 2-1. Locus of perpendicular of point of intersection of perpendicular tangents to the circle. Circle दिया है हमें x square plus y square is equal to, अच्छा locus of point of intersection of perpendicular tangents क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल है ना, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल पूछ रहा है खाली आपसे, डायरेक्टर सर्कल क्या होगा इसका बताओ जरा सा, सेंटर क्या होता है दोनों का सेम, और रेडियस में क्या मल्टीप्लाई करते हैं √2, तो क्या बन जाएगा ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, बनेगा ना, देखो तो ऑप्शन पहला वाला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है क्या, नहीं दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि वो 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया आपको, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज पॉजिटिव, एंड आई थिंक डायरेक्टर सर्कल डिस्कस कर चुके क्लास में, है ना, तो ये तो हो ही जाना चाहिए, तो आई कैन से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज, ध्यान रखिए दौरान जो जब सबको नोट कर रहे हैं थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कॉमन टैंजेंट्स ही अभी हमें डिस्कस करना है,
याद आ जाए कि कॉमन टेंजेंट क्या था, किस केस में कितना बना रहे हैं, एक बार थोड़ा पलट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 तीन हम क्लियर करते हैं। आई होप कि सबको नोट कर लिया। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, वो वेरी मच रिलेटेड टू द मेंस प्रॉब्लम्स, मतलब मेंस पे पूछा जाने वाले प्रॉब्लम्स की जैसा है, और है पूछा गया है। आई थिंक क्वेश्चन भी दिए थे आप लोग, है ना। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हमें इक्वेशन भी चाहिए, है ना, ये कहाँ पूछा जाता है तो एडवांस में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन एडवांस में पूछा जाता है, कुछ केसेस बहुत आसान होता है, उसको मेंस में भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा दोनों फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट तो करें कि कैसे निकालेंगे, क्या करें। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट इक्वेशंस ऑफ कॉमन टेंजेंट। आप पहले क्लियर होंगे तब तो आप ध्यान दें, लेकिन थोड़ा बात करते करते ना नोट करें। आज हमारा सिलेबस में क्या डिस्कशन करना है, तो वही सही क्वेश्चन निकालेंगे कॉमन टेंजेंट दोनों है ना, मतलब डायरेक्ट है और कौन दूसरा है ट्रांसफर, दोनों का निकालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे तो भाई देखेंगे कोई और आसान मेथड है वो दिखाएंगे आपको। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल एक्सिस,
ठीक है, जब वो पढ़ लेंगे तो उसी के साथ कॉमन कॉर्ड ये सब खत्म। फिर पढ़ना है क्या, तो फिर खाली इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल कैसे निकालेंगे, दो सर्कल के बीच में इंटरसेक्शन यानी एंगल कैसे निकालेंगे, कितना पे एंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जब हमारा काम खत्म हो जाएगा तब वी लेफ्ट विद ओनली फैमिली ऑफ। आई होप आज के डेट में वही इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल में ऑर्थोगोनल सर्कल्स देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कम से कम वहां तक पहुंचे इंटरसेक्शन तक। फैमिली ऑफ सर्कल में क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा थ्योरी पूरी है ना। इसलिए आज आपको बोला था कि कम से कम डिटेल्स 1 स्टार्ट करें ताकि नेक्स्ट क्लास तक फिर आप आगे भी प्रोग्रेस करें। नेक्स्ट क्लास शायद डिक्लेयर्ड है ना, डिक्लेयर्ड है ना, कब है, परसों है ना। तो एक आध डिटेल्स वहाँ कल भी उस दिन भी कर दोगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी बोल रहा हूँ कि अभी पूरी तरह से एकदम ये कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए। हम आपको कुछ क्वेश्चन क्लास में भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कीजिए क्योंकि डेफिनेटली अभी आपको कुछ मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी करवाने आपसे। ठीक है, लेकिन सब धीमे धीमे आराम से, बहुत तेजी से नहीं। थियरी से जल्दी खत्म किए क्योंकि आप भी पैरेलल में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि भाई अभी तो पढ़े नहीं है तो कैसे बना है ना। इसलिए थियरी को हम पहले कवर किए और साथ में एक साथ कवर करने की मजबूरी भी है ना, तब तो याद रहेगा। ये तो याद कैसे रहेगा, इसमें तोड़ तोड़ के क्वेश्चन की तरफ पढ़ जाए। हालांकि फिर भी जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो दिखाई दे। चलिए इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लोग निकाल रहे हैं ना, ध्यान दो फिर बातें भाई। यहाँ पे गिवन क्या होता है सबसे पहले हम उसकी बात करते। तो ऑब्वियस है फिर से वही बात, पहला सर्कल 1 देगा, सर्कल 1 में क्या पता होगा, तो इक्वेशन तो ऐसे ही देगा x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। मतलब कैसे भी देगा, यही दो चीज तो पता होगा, सेंटर और क्या रेडियस। तो हमने ऐसे ही लिख दिया, ज्यादा अच्छा है ना। इंडियन सेकंड सर्कल, सर्कल 2 भी x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r2, है ना। यानी हमें क्या पता है, तो हमें पता है सर्कल 1 के लिए, सर्कल 1 के लिए सेंटर 1 है x1, y1 एंड रेडियस है हमारे पास कितना, तो r1। सर्कल 2 के लिए हमें पता है कि सेंटर क्या है हमारे पास C2, x2, y2 और रेडियस क्या है हमारा, तो r2। यानी ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। सबसे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हम इसके कैलकुलेशन की ओर बढ़ रहे हैं। DCT इसका इक्वेशन अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। मैंने कहा देखो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है जिस पर हम ध्यान रखेंगे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैसे, तो देखो ना यही ना टेंजेंट है आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो यही ना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना, ऐसे है ना। और दूसरा सर्कल क्या यहाँ है, तो दूसरा सर्कल यहाँ है, यही ना होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये वाला पॉइंट क्या कह लोगे, तो C1, ये वाला पॉइंट क्या कहोगे, C2, है कि नहीं। और मैं कह रहा हूँ चलो इस पॉइंट में जहां ये लोग इंटरसेक्ट किया उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ अगर ये पॉइंट P पता चल गया तब तो टेंजेंट का इक्वेशन निकल गया ना। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉइंट अगर बाहर है तो सर्कल पे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखना है, तो दोनों में से किसी भी सर्कल को पकड़ के लिख देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो भाई हम उसी पे टारगेट कर रहे हैं कि पॉइंट पे निकलेगा कैसे, है ना। तो हमने कहा देखो सबसे पहला चीज तो C1 और C2 को ज्वाइन करो और इसको आगे बढ़ाओ, इसी लाइन पे आपको P मिलेगा। यानी आई एम क्लेमिंग कि C1, C2 एंड P आर कोलिनियर। मैं सबसे पहला क्लेम यही कर रहा हूं। अब भाई प्रूव कीजिए कैसे, तो देखो इससे पहले हमने प्रूव किया था कि ये जो P से टैंजेंट्स निकला है उसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा सेंटर, बोले थे ना। अब ये जो कि कॉमन टैंजेंट है तो एंगल बाइसेक्टर भी तो एक ही ना होगा, करेक्ट ना। तो एक ही लाइन होगा जिसपे दोनों लाई करेगा एंड दैट इज नथिंग बट द एंगल, पक्का, करेक्ट ना। सो 100% जो हम कह रहे हैं कि ये थीटा तो ये थीटा, तो भाई मेरा काम तो कंप्लीट हो गया ना। ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर, एक ही लाइन पे आ गया।
अच्छा एक ही लाइन पे आ गया तो 100% P को निकालने के लिए सिर्फ इतना पता चल जाए कि P C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड किया है तो भी तो हमारा काम हो जाएगा ना। नहीं हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन है, पता है हमको कि C1 C2 के बीच में नहीं है P, तो क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। लेकिन रेशियो पता है तो नहीं हो जाएगा काम, क्योंकि C1 भी पता है और C2 भी पता है, करेक्ट ना। तो हमने बोला देखो वो भी आसान है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, ये देखो इसको कह रहे हैं T1, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, इसको कहते हैं क्या, कह सकते हैं ना। देखो तो जरा सा फिगर को, दो ट्रायंगल नजर आया आपको, कौन कौन सा ट्रायंगल नजर आया जल्दी बताओ। एक ट्रायंगल नजर आया PC1 T1 और दूसरा ट्रायंगल नजर आया क्या, PC2। ये दोनों ट्रायंगल क्या नजर आ रहा है, पक्का है ना। कैसे कैसे देखो, P पे एंगल थीटा दोनों का है ना, यहाँ एंगल दोनों का कितना, तो तीसरा तो सेम होना ही नहीं। तो 100% दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और सिंगल दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो साइड्स क्या हो जाता है, इक्वल, प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं PC1 by PC2 is equal to C1 T1 by C2 T2, पक्का ना, ऐसे लिखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, PC1 यही ना है, PC2 यही ना है, करेक्ट ना। C1 T1 क्या है, अरे तो रेडियस है, दैट इज व्हाट, R1। अच्छा C2 T2 क्या है, रेडियस है, दैट इज व्हाट। तो इसका मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि C1 PC2 इज नथिंग बट R1 by, करेक्ट ना। यानी आप एक्सटर्नली, डेफिनेटली यू शुड राइट एक्सटर्नली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये क्या है, तो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है ना। तो भाई पॉइंट जो है C1 C2 के बीच में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि P डिवाइड्स the line segment B divides the line segment C1 C2 externally in ratio R1 is to, है ना, इतनी सी बात हो गई। तो भाई अब जरा बताओ, C1 तो तुमको पता ना शायद, C1 तुमको क्या पता था बताओ, X1 कामा Y1। C2 पता है तुमको ना, कितना पता था, X2 कामा Y2। अच्छा अब P निकालना है तुमको, कैसे निकालोगे बताओ, P का कोऑर्डिनेट बताओ जरा सा, कैसे निकालेंगे, जानते हैं ना, C1 P by C2 P is equal to R1 by 2। R1 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन, C2, और R2 का किसके साथ, C1, और एक्सटर्नल डिवीजन है, तो क्या लिखा जाए बताओ जल्दी से, क्या लिखेंगे, R1 X2 minus R2 X1 by R1 minus R2। यहाँ पे भी देखो R1 Y2 minus R2 Y1 by R1 minus, आ गया फिर, नहीं आ गया। और जब पॉइंट मिल गया ये तो 100% अब टैंजेंट तो निकाल ही सकते, निकाल सकते हैं ना, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन भी देंगे है ना, बिल्कुल कि निकालना है, हमें निकाल के देखेंगे भी हम लोग क्लास में, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इतना तो क्लियर हो गया, आपके पॉइंट जरूर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पे आए उससे पहले जरूरी क्या है हमारे पास, कि वी शुड अंडरस्टैंड कि ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट भी कैसे निकलेगा, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट ये भी कैसे निकालेंगे, TCT, इस पे भी टारगेट कर ले। एक बार जब दोनों निकाल लेंगे तभी हमारा काम आसान दिखेगा, फिर हम वर्कआउट सेम इंफॉर्मेशन के साथ। एक सर्कल ऐसे है, ये टैंजेंट, दूसरा टैंजेंट ये, ठीक है, और दूसरा सर्कल किधर है भाई, तो दूसरा सर्कल इधर है, ठीक है। ट्रांसवर्स है ना, नहीं ट्रांसवर्स है ना। ये वाला पॉइंट क्या है, C1, ये वाला पॉइंट क्या है, C2। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए बताओ जरा सा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लो पहला क्लेम C1 Q C2 आर कोलिनियर,
अब ये गारंटी करके बताओ, पहला क्लेम तो वही है C1Q C2 R कोलिनियर। पहले ये गारंटी करके बताओ, तो हम लिखे हैं सही है गलत है, सही है तब आगे बात करेंगे। कैसे सही लिख दिए, इसलिए सही है। ये कुछ बताओगे ज्योमेट्रिकली भी बताओ कुछ। हाँ तो कौन एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे? ये तो अलग है, देखो ना ये अलग है ना। दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो दोनों अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो सेम लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता है। तो अगर ये और ये दोनों सेम लाइन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है तो C1 इस पे और C2 इस पे है, तो सेम लाइन पे तो आया ना, करेक्ट ना? तो ये तो कोलिनियर होना ही होना है, ठीक है। अब अगर कोलिनियर हुआ तो खाली Q डिवाइड कर रहा है C1 C2 को, नहीं कर रहा है। किस रेशियो में? तो खाली रेशियो बताइए ना, Q निकल जाएगा, करेक्ट ना? तो कैसे निकाला जाए? तो फिर से वही, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसका नाम दो, कुछ और नाम दो उसका। चलो हम Q यहाँ पे लिख दिए हैं तो इसको R लिख देते हैं, R1, और इसको लिख देते हैं, कौन सा ले लेते हैं? ये ले लेते हैं R2, चलेगा ना? ठीक है। तो देखो तो दो ट्रायंगल फिर नजर आया हमको। कौन कौन सा ट्रायंगल नजर आया? C1 R1 Q और C2 R2 Q। अब देखो जरा सा, ये वाला एंगल अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्यों वर्टिकली अपोजिट है। ये 90 डिग्री, तो ये भी। अब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया, है ना? तो रेशियो तो निकल आएगा हमारा। यानी आई कैन से कि भाई ट्रायंगल C1 R1 Q इज सिमिलर टू ट्रायंगल C2 R2 Q। देख लो भाई, प्रूफ देख लो। आप कुछ अगर गड़बड़ लगे तो बताओ, क्योंकि हम लिख नहीं रहे हैं, हर स्टेटमेंट थोड़ी लिखा जाता है, समझाने के लिए बोल रहे हैं। याद जो रखना है खाली वो लिखवा रहे ना, ठीक है? पक्का है ना? अच्छा बताओ, तो साइड तो प्रोपोर्शनल हो गया। अब साइड प्रोपोर्शनल हो गया तो आप क्या कहना चाहते हो? तो आप ये कहना चाहते हो कि C1 R1 by C2 R2 is equal to C1 Q by C2 Q। देखो गलत है ना लिखे हैं ना? व्हाट इज C1 R1? यहाँ से पता चल जाए ये क्या है R1, एंड C2 R2 ये क्या है R2। यानी आप ये कहना चाहते हो कि C1 Q और Q C2 इज नथिंग बट R1 बाय, अरे ये तो फिर वही आ गया। हाँ लेकिन इस बार क्या आया? एक्सटर्नल नहीं, कैसा? इंटरनल। तो इट विल बी इंटरनल। चलो तो कम से कम विश्वास तो हो रहा है कि इसका मतलब दो ही तरह का टाइनेट हो सकता है, क्योंकि दो ही तरह का डिवीजन हो सकता है, या तो इंटरनल या तो, और दोनों का रेशियो भी सेम है R1:R2, तो टेंशन ही। तो फिर इन दैट केस जरा बताओ, यहाँ से Q का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? फिर लाइन लिखे क्या ना? इस बार खाली माइनस फिर क्या होगा? प्लस। तो फॉर्मूला कितना आएगा बताओ जल्दी से? R1x2 प्लस R2x1 बाय R1 प्लस, और यहाँ पे R1y2 प्लस R2y1 बाय R1 प्लस। कभी तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ, तो डायरेक्ट निकालेंगे। देखो भाई, मैं स्ट्रिक्टली बता दूं, मैं आपको P और Q का कोऑर्डिनेट रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ रेशियो ध्यान रखना है ना? क्योंकि रेशियो आता है तो आपको कोऑर्डिनेट कभी भी निकाल दो, है ना? वो स्पेशल रखने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, करेक्ट ना? तो खाली रेशियो याद रखो, ध्यान रखना R1:R2 ये तो याद हो ही जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल किसके लिए, बोलिए ये भी क्यों याद रखेंगे? फिगर बनाते नहीं समझ में आ रहा है क्या? है ना? किसके लिए? डायरेक्ट के लिए, और इनडायरेक्ट यानी ट्रांसवर्स के लिए कौन सा? इंटरनल। बस कर,
तो भूलने वाली चीज ही नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं। Find the equation of common tangents between the circle x square plus y square minus 4x minus 2y minus 2y plus 1 is equal to 0 and x square plus y square is equal to सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? क्या लिखना चाहिए? यस, नंबर ऑफ कॉमन टाइम। अरे पहले तो डिसाइड तो कर लें कि क्या निकालना है। आंख बंद करके थोड़ी बढ़ जाएंगे। अब पता चला कि एक भी टैंजेंट नहीं आ रहा है कॉमन, तो फिर क्यों निकालेंगे भाई, है ना? तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉमन टाइम, तो वो कैसे निकलेगा? याद है किसका किसका कॉम्पिटिशन? C1 C2 किसके साथ? R1 प्लस R2 और R1 माइनस कीजिए। तो बताइए कितना कॉमन टाइम? थोड़ा देर पहले बोले थे राइट कर दो ना, तो नहीं मुझे भी क्वेश्चन दिए थे ना, मैं भी हाँ ठीक। C1 C2 कितना आया? कितना आया? और R1 प्लस R2 तो मतलब C1 C2 तो R1 प्लस R2 से छोटा है ना? R1 प्लस R2 से छोटा है, इसका मतलब 4 तो नहीं बनेगा पक्का, है ना? कितना बनेगा? 3 बनेगा क्या? ना, 3 बनने के लिए क्या चाहिए था? C1 C2 को R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए था, वो भी नहीं बनेगा। तो कितना बनेगा? 2 बनेगा, 1 बनेगा, 2। क्यों? क्योंकि R1 माइनस R2 से बड़ा है। √5 कितना होता है? 2 पॉइंट समथिंग ना, और R1 माइनस R2 कितना हो रहा है? 1 मॉडुलस ऑफ, है ना? ऐसा नहीं कि -1 देना तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो कितना बनेगा? 2। तो 2 कौन बनेगा? DCT या TCT? यानी आपको खाली एक्सटर्नल डिवीजन से निकालना है ना? तो पहला काम तो ऐसे ही आसान हो गया कि TCT निकालना ही नहीं। सब कोई ध्यान दीजिएगा इस बात पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, छोटा छोटा चीज कनेक्ट होकर के क्वेश्चन बन जाता है, और यही बात हमें ध्यान देना चाहिए। सर्कल 1
सेंटर 1 कितना है बता जरा सा, तो 2 कामा 1 एंड रेडियस कितना है भाई, r1 कितना है, तो r1 कितना हो जाएगा पहले से देखो, तो कितना लिखेंगे रूट अंडर 4 प्लस 1 माइनस 1 यानी इतना ही ना आएगा। ओके सर्कल 2 क्या है, सेंटर 2 0 कामा 0 और रेडियस 2 कितना है, तो ये तो दिख रहा है डायरेक्ट, हो गया। तो आई कैन राइट C1 C2 पहले तो दिस इज नथिंग बट रूट अंडर 5 है ना, तो डेफिनेटली आई कैन सी r1 plus r2 is equal to 5 and mod of r1 minus r2 is equal to है ना, तो implies only सर्कल फिगर बना देता है, फिगर ऐसे ही कुछ होगा वैसे है ना, ऐसा कुछ होगा आएगा ना ऐसे कुछ, तो इसका मतलब कितना कॉमन टेंजेंट 2, तो 2 DCT प्लस 0 इतना ही ना हो गया। तो हमको क्या पता करना है खाली बी, क्या गलत लिख क्या, नहीं ना, ये तो वही लिखे जो पिछला क्लास का था, अभी तो आज के क्लास को तो कुछ किया ही नहीं अभी तक। अब आज के क्लास वाला स्टार्ट करते हैं, तो पी कैसे निकाला जाए, तो ऐसे लिखेंगे देखो C1 लिखा हुआ है हमें, कितना लिखा हुआ है C1 बता जरा, तो 2 कामा 1, C2 लिखा हुआ है हमें, कितना लिखा हुआ है 0 कामा 0, मुझे नहीं पता P किधर है, इस तरफ है इधर है, क्या फर्क पड़ता है तो बाद में देखेंगे कैसे, पहले रेशियो निकाल के देखते हैं। तो क्या लिखेंगे C1P by C2P, बताओ जरा कितना लिखेंगे हम लोग, R1 by R2, R1 कितना देखो 3, R1 3 है कि 2 है, R1 2 है और R2 कितना है 3, तो बताओ किससे ज्यादा दूर है, C2 से, किससे कम दूर है, तो मतलब P इधर आएगा, किधर आएगा, इधर आएगा। अभी भी बताओ स्टार्टिंग का क्लास है ना, किधर जाएगा, इधर जाएगा, P इधर आएगा है ना, अगर फिगर की बात भी करते हैं तो इधर आएगा, खैर ठीक है, इररेस्पेक्टिव बाद में निकल जाएगा तो पता चल ही जाएगा। P का कोऑर्डिनेट बता दीजिए, P का कोऑर्डिनेट बताओ कैसे लिखेंगे, बताओ जल्दी। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 से ना, तो 3 into 2 प्लस 2 into 0 by 3 माइनस क्या, सॉरी माइनस 3 माइनस 2 ऐसे ना लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 into कितना, 3 into कितना जल्दी बताओ 1 माइनस 2 into 0 by 3 माइनस 2 कितना आ गया, P का कोऑर्डिनेट बताओ जल्दी से, 6 कॉमा 1 आया कि 3 आया, 6 कॉमा 3 आ गया, 6 कॉमा 3। देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए कि लेंथी क्वेश्चन नहीं है, हाँ बस यही है कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, ये कहना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब देखो P निकल गया है, Q तो नहीं निकालना है ना, क्योंकि Q भी निकालेंगे है ना, क्योंकि खाली DCT है, DCT तो है नहीं। तो भाई अब इक्वेशन कैसे निकालें, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक सर्कल पकड़ लेते हैं, उस पर इस पॉइंट से टेंजेंट निकाल देते हैं, अपने आप ही कॉमन टेंजेंट होगी। तो कौन सर्कल कंफर्टेबल है देखो, तो ये वाला 0 वाला है ना, तो आई कैन राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, कैसे लिखेंगे बताओ जरा सा, तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 3 रूट अंडर 1 प्लस आगे 100% 1 should pass through कौन सा पॉइंट जल्दी बताओ, P 6, 3 साइड करो, क्या लिखें, तो 3 is equal to 6m plus minus 3 root under 1 plus, देखो तो कुछ कैंसिल भी हो गया लगता है, कितना कैंसिल हो गया 3, तो आई कैन राइट 2m minus 1 का स्क्वायर is equal to 1 plus m स्क्वायर, हो गया ना, यहाँ से निकालो कितना हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर माइनस 4m is plus 1 is equal to m स्क्वायर प्लस 1, यानी आई कैन राइट 3m स्क्वायर minus 4m equal to 0, so m is equal to 0 and 4 by आ गया ना। So can we write the equation of tangents now, 100% स्लोप भी मिल गया है और पॉइंट तो P पहले से जानते हैं है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म से। पहला इक्वेशन क्या आएगा, m equal to 0 है तो क्या आएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो y is equal to कांस्टेंट, यानी y is equal to कितना 3 है ना,
ना y माइनस 3 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, और दूसरा क्या आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4/3 इंटू x माइनस 6। आ गया तो मुझे अब बताओ, खाली वो क्वेश्चन पूछे कि ये क्वेश्चन पूछे तो सब हो गया है कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन को अगर पूछना है तो ऐसा कुछ पूछेगा जिससे कि सारा थ्योरी चेक हो गया, कितना जानते हो तो। मैंने तो फिर भी क्वेश्चन आसान कर दिया कि 2 ही टाइम निकल रहा है, अगर 4 निकलता तो और एक्स्ट्रा हो जाता, मतलब क्यों भी निकालना पड़ता, वहां से भी निकाल, रुक गया नीचे ड्रॉप इतना गिरा हुआ, वहां से दिखेगा ना, इस साइड है। हम देखें क्या गिर रहेगा, अरे पूरा लाल गिरा का सारा, सोचो फोटो खींचते था तब से अपना दिख रहा है उसका। एक क्वेश्चन और लिखे, आप बनाओगे पक्का ना? चलो आई विल ट्राई कि आप बना लो, उसके बाद ही हम कुछ बोलो। वही चेंज कर देते ना, एक क्वेश्चन यही चेंज कर देते, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, हमको यही चेंज कर देते, इसको चेंज कर देते। सप्लाई किसका दिख रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, लाल गिरा के सो रहा है। चलो बनाओ। जमीन पे पहला वाला इक्वेशन वही है, दूसरा वाला चेंज कर दिए। कितना टेंजेंट बनेगा पहले तो ये बन, तो आधा कैलकुलेशन तो खत्म कर दिए। देखो 4 बनेगा, बन सकता है 4, हमको क्या पता। अच्छा फ्रेश निकाल दे, ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, फ्रेश बनाओ। हमने बोर्ड पे फ्रेश बनाए। क्या हो गया प्रॉब्लम पता है चला गया, अभी तक नहीं पता, 3 निकल गया। अभी तक नंबर ऑफ डायमेंट्री 28 C1 C2 चेंज किए क्या? नहीं, क्या चेंज किया था? तुम सुन रहा था, तुम्हारा मुंह खुल गया था इसलिए लिख कर गया, बस मुंह में सलाइवा आ रहा था, इसलिए गूगल करें। तब इसका मतलब तो पक्का है कि 4 नहीं बनने वाला, तू क्या सोच रहा है कुछ कांड नहीं हुआ, तो 3 भी नहीं बनने वाला। वही रीजन है। और I1 माइनस I2 कितना होगा? तो उससे तो बड़ा है ही ना C1, तो कितना बनेगा? 2 DCT ही बनना है। इतना समय क्यों डिसाइड करेंगे? प्रॉब्लम पता चला, इसलिए खाली पूछ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं भाई। आप अगर समझ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि क्यों चेंज किए थे, अगर नहीं समझोगे तो फिर बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। क्या हो रहा है प्रॉब्लम बताओ। डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? 0। मतलब आप कह रहे हो कि भाई हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तब डीसीटी निकालेंगे, और फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ ही नहीं रहा है। नहीं, क्यों हो रहा है भाई जरा बताओ, जरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि R1 और R2 क्या हो गया है? R1 R2 सेम होने का मतलब ये इंफिनिटी पे चला गया, तब तो रियल में तो करेगा नहीं। मतलब ऐसा सिचुएशन कब होगा जरा सब बताओ, जब टांजेंट क्या हो जाए? वेरी गुड, तब तो
इस केस को अलग से हैंडल करना चाहिए ना, इस केस को कैसे हैंडल करें, अलग से हैंडल करते हैं। एंड आई वांट टू सी नाउ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बात नहीं, क्वेश्चन आप ही बनाइएगा, मैं क्वेश्चन को टच नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसको क्लियर कर देना। क्वेश्चन आप भी बनाइएगा, मैं उसको टच नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखो केस R1 इज इक्वल टू R2, अगर R1 इज इक्वल टू R2 हो जाए तो भाई मतलब DCT के लिए तो टेंशन नहीं है, किसके लिए टेंशन है सिर्फ DCT के लिए। आई एम सेइंग एक सर्कल ऐसा है और दूसरा सर्कल भी ये ऐसे टेंजेंट कह देखो, ये ऐसे टेंजेंट कह देखो, और दूसरा सर्कल भी ऐसा है ना। मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा, तो क्वेश्चन बताऊंगा तो फिगर गलत हो जाएगा। फिगर में क्वेश्चन के अनुसार फिगर क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए सर, करेक्ट। मैं नहीं ले रहा इंटरसेक्टिंग, मैंने बस आपको समझाने के लिए किया है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ के सिचुएशन देखिए कि ये C1 है और ये C2 है, भाई दोनों को अगर ज्वाइन कर दें तो आई कैन सी कि C1 C2 इज पैरेलल टू द टैंजेंट, तो यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं। क्या पता चल गया टैंजेंट का स्लोप, अरे C1 पता है, C2 पता है, स्लोप नहीं पता चला C1 C2 का, करेक्ट ना। स्लोप पता है तो टैंजेंट नहीं निकाल सकते हैं, तो और जल्दी बनेगा ना, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज इफ R1 is equal to R2 then slope of DCT is equal to slope of C1, नहीं होगा, बताओ ना, ये और ये दोनों पैरेलल नहीं हो गया, कैसे पैरेलल हुआ बताओ जरा सा। तो ऑब्वियस है, यहाँ से इसको ज्वाइन करो 90, यहाँ से इसको ज्वाइन करो कितना हो गया ना, तो क्या बनेगा C1 C2, आप बताओ पैरेलल होगा कि नहीं होगा, हो गया करेक्ट ना। तो पैरेलल हो गया तो जो स्लोप C1 C2 का वही स्लोप किसका, तो DCT, करेक्ट ना। अब उस क्वेश्चन की बात करें हम, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमको दिख रहा है R1 इक्वल टू क्या है R2, तो डेफिनेटली R1 इक्वल टू R2 मतलब स्लोप निकालेंगे किसका C1 C2, करेक्ट ना। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करें, मैं खाली सॉल्यूशन लिख रहा हूं, देखो R1 इक्वल टू R2 इंप्लाइज स्लोप ऑफ, कितना लिखेंगे DCT इज इक्वल टू स्लोप ऑफ C1 C2। अब बताओ जरा C1 कितना है हमारा, कितना लिखा हुआ है C1 कितना है हमारा, C1 लिख लेते हैं यहाँ पे, C1 है 2,1 और C2 कितना था 0,0। बताओ स्लोप कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस 0 बाई 2 माइनस कितना आ गया 1 बाई, हो गया ना। अब बताओ स्लोप पता है तो टैंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, किस सर्कल पे लिखे, दूसरे वाले पे है ना। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप, सॉरी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 विथ स्लोप n, बता जरा क्या होगा। अभी क्वेश्चन भी किए थे डिटेल, यही था आंसर, यही ना आया था। क्या लिखेंगे बताओ, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस कितना 2 रूट अंडर, यही ना होगा। अब इसमें अननोन क्या है सिर्फ, वो तो हम निकाल चुके थे, नहीं निकाले हैं तो आ गया आंसर का, ठीक है। तो R1 इक्वल टू R2 होने पर टेंशन मत लेना, DCT ऐसे निकलेगा। और TCT, अरे TCT में क्या दिक्कत है, R1 इक्वल टू R2 होने में कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ किसमें था DCT, वो कवर हो गया, ठीक है। सो इक्वेशन क्या हो गया देखो, तो y इज इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस 2, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो √5/2, इतना ही ना हो जाएगा। सो आई कैन राइट दिस वन टू बी 2y इज इक्वल टू x प्लस माइनस 2√5, ये आ गया, दोनों DCT के। तो इस केस को अलग से ध्यान रखो, ये क्वेश्चन में वेरिएशन सिर्फ इसलिए किया था कि आप समझ सके, नहीं तो पता चला कि अभी तो पढ़ लिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और एग्जाम में यही बात फंस गया, फिर सोच रहे अरे पॉइंट ही तो नहीं आया।
आप दोबारा लिख लेना क्वेश्चन को ध्यान से, ऐसा नहीं कि हम छोड़ दिए तो आप भी छोड़ देना, उसका बाद में कंफ्यूज रहना कि ये कहाँ से आ गया। वो लोग कैसे कंफ्यूज में आएंगे, तो पलटेंगे तब ना कभी नोट पलटना है ना कंफ्यूज होना है। नहीं, बात सीरियसली बताओ, जब भी गैप मिले पीछे का नोट पलट कर रिवाइज कीजिए, ठीक है। आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बहुत सारी बातें याद आएंगी, बहुत सारा मिस्टेक्स जो आपने किया था वो रिवाइज आउट होगा, ठीक है ना। इससे मतलब आगे बिल्डअप होगा, इतना स्थिर रखिए, कैलकुलेशन बूस्टअप होगा। तो नोट्स तो रिवाइज कीजिए, और आपको पहले भी बताया था कि क्लास नोट्स में जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो सेपरेट रखिए ताकि प्रैक्टिस उसको करें। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, तो कम से कम वो प्रैक्टिस तो हो जाएगा, वो ट्रेड तो प्रैक्टिस हो जाएगा। So I hope कि ये बात सबको समझ में आ गया। अब इतना तो बात सिंपल है कि अगर 4 कॉमन टेंजेंट बनना है तो हम कोई मदद नहीं कर सकते, निकालना तो पड़ेगा ही आपको, करेक्ट ना। दोनों पॉइंट, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, आप फिर दोनों इक्वेशन निकालिए, लेंथी क्वेश्चन है। लेकिन बाकी केसेस में हम टीसीटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे बाकी केस बचा क्या, टीसीटी 1 वाला या तो टीसीटी 0 वाला। तो 0 वाला में तो पहले से मदद हो गया, निकालना ही नहीं, करेक्ट ना। तो किसके में मदद होना बाकी है, 1 वाला। उसके लिए हम एक स्पेशल तरीका आपको दे सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। उसके लिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेडिकल एक्सिस, ठीक है। एक्सिस मतलब तो समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं। एक्सिस स्ट्रेट लाइन, खाली स्ट्रेट लाइन ही नहीं, एक्सिस 2 बातें बताता है। इससे पहले भी एक्सिस के बारे में डिस्कशन किए हैं। एक्सिस खाली स्ट्रेट लाइन ही नहीं होता, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है जो किसी चीज को सिमेट्रिक पार्ट में क्या करे, डिवाइड, करेक्ट ना। यहाँ पे भी कुछ सिमेट्रिकली डिवाइड हो रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखो ध्यान दो प्लीज बातें में। रेडिकल एक्सिस क्या है मैं आपको समझाऊं। अगर मान लीजिए, ध्यान दो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान दो। ये अगर दोनों सर्कल है, करेक्ट ना, तो ऐसा पॉइंट हम ढूंढ रहे हैं जहां से लेंथ ऑफ टैंजेंट जो होगा दोनों सर्कल पे वो इक्वल हो जाए, है ना। यानी यहां से अगर निकालें तो भाई इसको कहते हैं पीटी, और यहां से निकालें तो इसको कहते हैं पीटी डैश, है ना। तो भाई अगर हम इस पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं, करेक्ट ना, सच दैट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है कि पीटी मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाए, करेक्ट ना, लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल हो जाए। तब पी को क्या बोलेंगे, रेडिकल एक्सिस, है ना। यही डेफिनेशन मैं पहले लिख दूं, उसके बाद बात करते हैं। द लोकस for any 2 given circles, the locus of a point such that length of tangent from it to the two circles are equal is known as radical axis, ठीक है। So what is radical axis actually, ध्यान दो,
रेडिकल एक्सिस है क्या? तो भाई अगर कोई 10 सर्कल दिया हुआ है तो ऐसे पॉइंट का लोकस जहां पर से लेंथ ऑफ टैंजेंट जो है वो दोनों सर्कल पे इक्वल हो जाए, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? तो रेडिकल एक्सिस। करेक्ट ना? 100% आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो ये ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन आएगा, देखो ऐसा है ना, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन निकाले पहले इक्वेशन, क्योंकि हमको तो इक्वेशन से मतलब है, तो हमने कहा चलिए इक्वेशन निकाला जाए। गिवन क्या होगा? गिवन क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों सर्कल, पहला सर्कल सर्कल 1 ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx g1x ऐसे 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और दूसरा सर्कल 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g डैश x प्लस 2f डैश y प्लस c डैश इक्वल टू 0। दो सर्कल मान ली, दे दिया इस तरीके से, क्योंकि दिखा है ना डेफिनेशन में, फॉर एनी टू गिवन सर्कल। तो जब तक सर्कल नहीं मिलेगा तब तक रेडिकल एक्सिस की बात हम नहीं कर सकते। अब मैं कह रहा हूं जरा सोच को देखो, लेंथ ऑफ टैंजेंट होता क्या है? रूट अंडर S1 ना, निकाले थे लेंथ ऑफ टैंजेंट, क्या होता है? रूट अंडर S1। तो भाई इसको जब तक S के टर्म में नहीं लिखेंगे तब तक लेंथ ऑफ टैंजेंट निकाल नहीं पाएंगे। करेक्ट? तो हम लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं, चलो लेट S इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c and s dash is equal to x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c dash, sorry f dash g dash and c dash। मान लेते हैं, ठीक है ना? अब कहो हमें क्या चाहिए था? यही लोकस ना चाहिए, करेक्ट? तो हमें चाहिए pt is equal to pt dash। ठीक है, अगर हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि लेट p is equal to h comma k, है ना, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब pt को क्या लिखोगे? रूट अंडर s1, और इसको क्या लिखोगे? रूट अंडर s1 डैश, ये ना लिखोगे? लेंथ ऑफ टैंजेंट तो यही होता है, ठीक है? लेकिन एक बात ध्यान दो कि h comma k लिखोगे क्यों? आपको तो p का क्या निकालना था? लोकस। तो जब लोकस निकालना है तो h comma k नहीं लिखना है, क्या लिखना है ना? और जैसे ही f p is equal to x comma y हुआ, करेक्ट ना? तो S1 नहीं, ये क्या चीज है? S, ये भी क्या चीज है? S डैश। यानी हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो ये रूट अंडर S इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा? S डैश। भाई लेकिन लोकस में ये रूट का तो कोई सेंस नहीं है, तो क्या कर ले हम? स्क्वायर। तो आई कैन सी लिखा जा सकता है S इज इक्वल टू, यानी इक्वेशन क्या बन जाएगा? S माइनस एस डैश इक्वल टू। अब जरा सोच के देखो कितना आसान इक्वेशन है। कैसे? तो खाली इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर क्या हो गया? वाई स्क्वायर भी। तो फिर क्या आया? इक्वेशन क्या आया? तो आई कैन सी 2g माइनस जी डैश एक्स प्लस 2f माइनस एफ डैश वाई प्लस c माइनस सी डैश इक्वल टू, देखो स्ट्रेट लाइन है ना, x है y है और कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन है यही वाला, एंड दिस इज नोन एज रेडिकल एक्सिस। कैसे निकालेंगे भाई? तो खाली दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है? नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अस, मैं आपसे बस बात करता हूं, नोट कीजिएगा, पहले बात को समझ ले। Now why it is important to us? आप जरा सा केस को देखो भाई। अगर मान लीजिए केस 1 हमारा C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाए, ठीक है? तो इसका मतलब सर्कल क्या है? टच कर रहा है, एक्सटर्नली या इंटरनली? एक्सटर्नली। तो मतलब सर्कल जो है हमारा, एक सर्कल ऐसा और दूसरा सर्कल कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही ना होगा? Can you tell me what is radical axis in this case? 100%। इस पॉइंट से टैंजेंट तो दोनों पे जीरो होना चाहिए ना, तो रेडिकल एक्सिस को यहाँ से तो पास करना ही पड़ेगा। तो रेडिकल एक्सिस कैसा होगा? तो यही होगा रेडिकल एक्सिस, देखो यही होगा क्या? रेडिकल एक्सिस। लेकिन ये तो टीसीटी है, करेक्ट ना? तो 100% जब एक टीसीटी वाला केस आएगा तो रेडिकल एक्सिस और टीसीटी से दोनों क्या हो जाएगा?
सेम, तब वहां पर हम पॉइंट क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन, क्या लिखेंगे, s माइनस एस डैश इक्वल टू, समझ में बात आ रहा है, यानी आई कैन से यहाँ से if c1 c2 equal to r1 plus r2 then tct is equal to radical axis, implies equation of tct is s minus s dash equal to, ठीक है, काम अपने आप ही आसान हो गया। यही नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, केस 2 c1 c2 लेस देन r1 प्लस r2 एंड ग्रेटर देन r1 माइनस r2 का मॉडुलस, ये कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग है ना, तो अगर ये दो सर्कल इंटरसेक्टिंग है इस तरीके से, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, तो जरा बताओ रेडिकल एक्सिस क्या कौन सा होगा, तो 100% इस पॉइंट से तो पास करना ही है, क्योंकि इस पॉइंट से दोनों पे लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 होना चाहिए, इससे भी पास करना ही है, करेक्ट ना, तो 100% रेडिकल एक्सिस तो यही वाला लाइन हुआ ना, देखो ये वाला लाइन हुआ ना, लेकिन ये तो कॉमन कॉर्ड है, ये क्या चीज है, कॉमन कॉर्ड है, करेक्ट, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो कॉमन कॉर्ड लिख सकते हैं ना, तो 100% कॉमन कॉर्ड तो सिर्फ इसी केस में बनेगा, और किसी केस में बनेगा क्या, और कोई केस है कॉमन कॉर्ड बनने का, नहीं है, तो डेफिनेटली इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड is also equal to s minus s dash equal to, so in general वो लाइन रेडिकल एक्सिस है, लेकिन कुछ केसेस में उसका नाम बदल देते हैं, जैसे ये वाला केस इंटरसेक्टिंग वाले केस में वो कॉमन कॉर्ड है, तो उसका इक्वेशन s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, इस वाले केस में टीसीटी है, तो उसका इक्वेशन भी कितना, तो s माइनस एस डैश इक्वल टू, ठीक है, यानी कि अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द कॉमन कॉर्ड टू द सर्कल, तो क्या करना है हमको, दोनों सर्कल के इक्वेशन का डिफरेंस निकाल दें, दैट्स ऑल, हमारा काम ही कर। ठीक है, तो आई होप ये सारी स्थिति सबको समझ में आ गई, यानी अब टीसीटी कितना केस था, एक केस में टीसीटी 2 निकालना होता था, एक में टीसीटी 1 निकालना होता था, तो भाई 2 वाले केस का तो मदद नहीं कर सकते, एक वाला तो आसान हो गया ना, ठीक है, तो इस बात का ध्यान जरूर दीजिए।
एक पैराग्राफ लिखो 2012 के एडवांस का क्वेश्चन, ठीक है, जस्ट सी द थिंग, इसके बाद नहीं बनेगा तो उठ के क्लास से बाहर निकलो। ये सारा चीज डिस्कस कर चुके हैं, कोई फायदा नहीं है फिर क्लास में बैठने का अगर नहीं बनेगा। रूट 3 कम होगा, हाँ टी का कोऑर्डिनेट दिखा ना टी, वहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। अगर ये मेंशन होगा तो ठीक है, मैं जरूर, नहीं मेंशन होगा तो नहीं दूंगा हाँ मेंशन है रोड पे मेंशन नहीं भी होता तो पॉइंट तो पहले चेक करते ना लोकेशन, अगर वो सर्कल पे नजर आता तो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझे एक बात बताओ, पीटी का इक्वेशन निकलेगा? पीटी का इक्वेशन कैसे निकलेगा? पी जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ
कॉन्टैक्ट। तो पीटी क्या है, टैंजेंट हुआ ना इस पे, पहला वाले सर्कल पे, यही तो बोल रहा है वो। तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, तो t इक्वल टू क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू 0 आ गया पीटी। अब पीटी से परपेंडिकुलर एल है ना, तो पीटी के परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x और y क्या कर देते हैं, विद एक का साइन चेंज। कांस्टेंट कैसे डिसाइड होगा, तो बोल रहा है कि वो लाइन जो एल है वो टैंजेंट है, किस पे टैंजेंट है, इस वाले सर्कल पे है ना। तो टैंजेंट वाला केस क्या था, CP इक्वल टू रेडियस नहीं था, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल तो किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस। सेंटर पता है देखो तो क्या है, C 3,0। लाइन तो निकल ही चुका है और रेडियस कितना है 1, लैम्डा नहीं निकलेगा वहां से कांस्टेंट, तो L निकल गया। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया देखो। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन किसके बीच में कॉमन टैंजेंट बोल रहा है, ये दोनों सर्कल जो लिखा है x² + y² = 4 और x - 3 का स्क्वायर + y² = 1। तो सबसे पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कितना कॉमन टैंजेंट है, और उसके बाद तो अभी निकाल रहे हैं, वही काम कर रहे हैं, निकाल के देखो। समझ बात है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो क्लास में हम लोग डील नहीं किए। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आया, मैं जब तक बोर्ड क्लियर करता हूँ तब तक आप बनाएं। देखो सीधा सीधा सर्कल जो 1 है हमारे पास वो है x² + y² = 4। तो p जो दिया हुआ था √3, 1 यहाँ से चेक करेंगे तो s1 कितना हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -4, ये कितना हो गया। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, करेक्ट ना। इसका मतलब p इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टैंजेंट pt कितना होगा, तो t इक्वल टू, नाउ हाउ टू राइट t इक्वल टू 0 बताओ जल्दी से। x² की जगह √3x, y² की जगह इक्वल टू
देखो पीटी का इक्वेशन आ गया, करेक्ट। सो ये पीटी का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पीटी। तो इक्वेशन ऑफ एल क्या होना चाहिए, x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू, ये कैसे हो जाएगा, जब सर्कल पर रहे हैं स्ट्रेट लाइन कैसे हो जाएगा, ये देना हम लोग इसको। अब खाली क्या निकालना है, लैम्डा। तो क्या गिवन है देखो जरा सा, तो गिवन है हमारे पास कि सर्कल 2 जो हमारा है यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सर्कल है और ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, कौन सा लाइन, तो l, x माइनस रूट 3x माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ये सेंटर देखो, सेंटर कितना है, तो 3 कामा 0, परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, रेडियस ना, और रेडियस कितना दिया हुआ है 1, ये हुआ है ना। तो अब क्या लिखें यहाँ से बताओ, तो मॉड ऑफ 3 माइनस रूट 3 इंटू 0 माइनस लैम्डा बाई रूट अंडर 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिखेंगे ना, ये वैल्यू कितना है देखो तो 2, उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऊपर में कितना आया, आई कैन सी लैम्डा माइनस 3 का मॉड इक्वल टू, तो लैम्डा माइनस 3 कितना हो गया, तो या तो 2 या तो लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू या तो 5 या तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना है ना। तो इक्वेशन क्या हो गया भाई, इक्वेशन ऑफ एल लिख रहे हैं देखो। सो इक्वेशन ऑफ एल क्या लिखेंगे, तो x माइनस रूट 3y इक्वल टू 5 या फिर x माइनस रूट 3y इक्वल टू, देखो तो ऑप्शन में है दिख रहा है, कौन कौन सा ऑप्शन है, ए और डी। 2012 में सारा का सारा क्वेश्चन मल्टी करेक्ट था, है ना, पैराग्राफ में भी देखो मल्टी करेक्ट है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कॉमन टैक्स। क्या करें, फिर से डाटा लिखें, लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो काम कैसे करेंगे, लिखते हैं देखो। सेकंड में सर्कल 1, देखो सेकंड 1, सर्कल 1 कितना लिखेंगे, सेंटर 1 कितना है, तो 0 0, ध्यान दो, रेडियस 1 कितना है, तो 2, सर्कल 2 सेंटर 2 कितना है, तो 3 कामा 0, और रेडियस 2 कितना है, यही ना खाली चाहिए हमको, इक्वेशन थोड़ी चाहिए। अब देखो तो यहाँ से C1 C2 निकालते हैं, कितना आएगा ना, अच्छा R1 प्लस R2 निकालो, ये भी कितना आएगा, मतलब कितना कॉमन टाइम, एक, कितना कॉमन टाइम, बहुत 6 नजर आ रहा है, कितना है बताओ जल्दी से, 3, 2 DCT और 1 DC, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या हो गया, तो भाई 2 DCT और प्लस 1, ठीक है, इसलिए बोले फिगर याद रखो, फिगर नहीं याद हो तो सब गड़बड़ हो जाए, है ना, ये रटना थोड़ी है इसको कि क्या होगा, तो फिगर जैसे पता चलेगा तब ना कर पाएंगे ना। यू कैन सी फिगर कौन सा है, तो ये वाला फिगर है, ये फिगर देखो, ठीक है। तो सबसे पहले किसको निकाल लें, तो टीसीटी, करेक्ट ना, तो पहले निकालते हैं टीसीटी। टीसीटी इस केस में क्या होगा बताओ जल्दी से, s माइनस एस डैश इक्वल टू, करेक्ट ना, ना व्हाट इज s, जल्दी बताओ, सर्कल 1 यहाँ देखो, व्हाट इज s, आई कैन सी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एस डैश क्या है जल्दी बताओ, एस डैश कहाँ गया, सर्कल 2 देखो, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू, आएगा ना। चलो तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो वाई स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचेगा, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा -3 इक्वल टू, आएगा ना। चलो यहाँ भी ब्रेक करते हैं, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट ना, तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस, ऐसे ना आएगा, -3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन लेके हटा दो, तो वी कैन राइट 2x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया देखो,
आ गया ना टीसीटी। देखो तो ऑप्शन में है, नहीं है, नहीं है ना, ये तो x इक्वल टू 4 है और ये y इक्वल टू 2 है, हमारा कितना आया है, तो नहीं है, इसका मतलब टीसीटी नहीं दिया है। क्या दिया होगा, तो आप डीसीटी निकालें। डीसीटी कैसे निकालेंगे, नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू फाइंड पी, करेक्ट ना, और तब हम लोग डीसीटी निकाल पाएंगे। पी निकालिए, कैसे निकालेंगे पी, ध्यान दो, C1 C2 इधर P, C1 कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो 0 0, और C2 कितना दिया हुआ है, तो 3 0। C1P by C2P कितना लिखेंगे, R1 by R2, यानी कितना हो जाएगा, तो 2 by 1 एक्सटर्नल, ये ना रेशियो था। स्टार्ट कीजिए इक्वेशन लिखना। P कितना लिखेंगे बताओ जरा, तो 2 into C2 है ना, तो 2 into C2 यानी कितना हो जाएगा, तो 2 into 3 minus 1 into 0 by 2 minus 1, 2 into 0 minus 1 into 0 by 2 minus 1, ये कितना हो गया P का वैल्यू, देखो तो आ गया ना। अब ऐसे भी y कोऑर्डिनेट निकाले क्यों थे, पता ना था कुछ नहीं रहे, जब ये x एक्सिस है तो उसी पे ना होगा, बट एनीवे हमने लिख लिया। अब क्या किया जाए भाई, अब तो ऑब्वियस है, किस सर्कल को पकड़े, कौन सा सर्कल ले ले, तो सर्कल ले लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और पॉइंट क्या दिया हुआ है 6, लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल अ टैंजेंट कितना लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस, अब कहां से पास कर रहा है 6, 0, तो आई कैन राइट 0 इज इक्वल टू 6m प्लस माइनस 2 रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, इधर लेके आओ, तो आई कैन राइट 3m का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, so I can write 9m square is equal to 1 plus m square, so m square is equal to 1 by, so m is equal to 1 by कितना हो जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस, सॉरी दोनों हो गया ना। अब इक्वेशन लिखिए, इक्वेशंस क्या क्या होगा बताओ, आई कैन राइट y माइनस 0 1 by 2 रूट 2 x माइनस 6, ये हो गया कितना, तो 2 रूट 2 y इज इक्वल टू x माइनस 6। देखो तो ऑप्शन में है कहीं पे, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, दूसरा लेते हैं y माइनस 0 माइनस 1 by 2 रूट 2 x माइनस 6, ये कितना हो जाएगा, तो 2 रूट 2 y प्लस x इज इक्वल टू 6। देखो तो ये दिखा रहा है कि ये दिखा रहा है, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, तो ऑप्शन वही हो गया आंसर। हालांकि लिखने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाकी ये दोनों तो खत्म हो चुका था, इसका स्लोप नहीं था 2 रूट 2, स्लोप किसका था इसमें, यही से आंसर बन गया। पूरे क्वेश्चन में देख लीजिए, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो हम लोग पहले से नहीं बनाए। लाइन लिखे, परपेंडिकुलर लाइन लिखना सीखे हैं, सीपी इक्वल टू रेडियस वो भी देखे थे हम लोग, दूसरे वाले में टेंजेंस कितना होगा कॉमन वो भी निकाले थे, आपको सिंगल टीसीटी निकालने का तरीका भी बताए थे, और डीसीटी तो निकालने की कोशिश ही की है।
नॉर्मल्स के बारे में तो हम लोग डिस्कशन कर लिए थे ना कि कई क्वेश्चन याद नहीं रखना है। क्यों नहीं याद रखना था? नॉर्मल पूछने के लिए आपको पॉइंट तो देगा ही और सर्कल का सेंटर देगा ही। नॉर्मल ऑब्जेक्ट पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द तो 2 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन लिखेंगे। विदाउट कवर यूज करने में थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनाने की जरूरत पड़ सकता है। एक भी स्क्रैच नहीं आया, ये तो आईफोन भी नहीं है। हमारे पास दो ही कॉन्सेप्ट बच रहा है, एक जो लिखे बोर्ड पे है ना, एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है फैमिली ऑफ सर्कल्स। और स्ट्रेट लाइन में तो आपने देखा ही था, मैंने आपसे कहा था कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर नहीं भी पता है तो क्वेश्चन तो बना सकते है ना। तो इट इज एप्लीकेबल टू सर्कल आल्सो, थोड़ा लेंदी होता है ना। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास डेफिनेटली, हम खत्म कर देंगे। उसके बाद एक फुल क्लास क्वेश्चंस करेंगे, तो बी रेडी फॉर दैट आल्सो। आप लोगों का बायनोमियल बचा हुआ है नहीं, यहाँ पे तो बचे हो पता ही ये तो लाइन में है ना, वो छूटा हुआ है ना बीच में। चलिए मैं डेफिनेशन स्टार्ट करूं। आज कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कम से कम इनिशिएट जरूर करें, क्योंकि जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है वो सब खत्म करेंगे, और जो कुछ आपको समझना है याद रखना है वो कम से कम बता दें। पहली बात तो ये ध्यान रखो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि अगर बोल रहा है एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, तो कंफ्यूजन तो यहीं से खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एंगल प्रॉपर्टी किसका है? तो लाइन का, रे का नहीं होता है। ये कर्व कैसे बनाएगा एंगल? दो सर्कल एंगल कैसे बनाएगा? करेक्ट ना। तो एक्चुअली हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो सर्कल है, मान लीजिए दोनों इंटरसेक्ट किया, यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो इसका और टैंजेंट ड्रॉ कर दो इसका। करेक्ट। इन दोनों टैंजेंट के बीच में जो एंगल है ना, वही सर्कल का एंगल है। करेक्ट ना। अब ऐसा क्यों होता है भाई? तो देखो, एक नहीं दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है ना, तो भाई हम दोनों ही पॉइंट पे ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो ऐसे टैंजेंट बना लेते, ठीक है। अब सपोज करो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो हमें पता है ना कि इसको अगर ज्वाइन कर देंगे, ऐसे मान लो तो ज्वाइन कर देते हैं,
तो हमें पता है कि ये दोनों तो इक्वल होना ही है यहाँ से। क्यों इक्वल होना है? लेंथ ऑफ टैंजेंट। अगर लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया ना। यहाँ से ये देखो लेंथ ऑफ टैंजेंट, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों के केस में क्या है? सेम। तो भाई हम अलग अलग नहीं निकालना है, एक ही निकालना है। और चूंकि दोनों सेम है तो इसको एंगल बिटवीन टैंजेंट्स ना बोल करके एंगल बिटवीन द क्या बोल रहे हैं? मेरी बात समझ में आई है? तो सबसे पहला डेफिनेशन तो यही समझो कि ध्यान दो, एंगल बिटवीन द सर्कल means the angle between their tangents at the point of intersection, है ना? तो एंगल बिटवीन द सर्कल मींस द एंगल बिटवीन द tangent एंगल बिटवीन द सर्कल्स मींस द एंगल बिटवीन देयर tangents एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल बिटवीन टैंजेंट्स जो है वही एंगल बिटवीन सर्कल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब इशू खड़ा होता है कि मान लीजिए दो सर्कल दे दिया, आपसे बोला बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो भाई हम सबसे पहले क्या निकाले? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि बिना वो निकाले तो बात कर ही नहीं सकते। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा तो पहला सर्कल पे टैंजेंट का इक्वेशन, दूसरा सर्कल पे टैंजेंट का इक्वेशन, दोनों का स्लोप निकालेंगे, फिर tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। तो हमें चाहिए अल्टरनेटिव, ऐसा तरीका जिससे कि आंसर तुरंत आए और हमें इतना लेंदी वर्क नहीं करना। करेक्ट ना? तो उसका हम लोग आइडिया निकालेंगे कि कैसे उसको छोटा किया जाए। करेक्ट? लेकिन अभी हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है कि उसको एक्सप्लेन करें। तो उसको यूज करने के लिए एक कोसाइन फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम वो कोसाइन फॉर्मूला आज मेंशन कर रहे हैं ताकि वो कैसे लिख रहे हैं बात समझ लीजिए, फिर जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में अगर जरूरत हुआ तो फिर रिपीट करेंगे, क्योंकि बिना उसके हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्या करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन कोसाइन फॉर्मूला जरूर आपको बताना। देखो ध्यान से, कोसाइन देखो किसी भी ट्रायंगल में ध्यान देना, मोबाइल टाइम नहीं और कुछ भी नहीं। ध्यान दीजिए, कोसाइन फॉर्मूला क्या है मैं बताऊं आपको। किसी भी ट्रायंगल में ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो इस साइड लेंथ को क्या बोलते हैं? इस साइड लेंथ को क्या बोलते हैं? और इस साइड लेंथ को, है ना? ये एंगल A है हमारा, ये एंगल B है हमारा, ये एंगल C है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल हो, हार्डली केयर। हमें cos A का वैल्यू अगर चाहिए तो आप दोगे, अगर cos A का वैल्यू चाहिए तो तीनों साइड लेंथ अगर पता है तो cos A लिख सकते हैं, है ना? इसके लिए हमारे पास प्रॉपर फॉर्मूला है, आप फिजिक्स में भी यूज करते आए हो। आई विल रिलेट इट फ्रॉम देयर, तो आपको याद पड़ जाएगा। लिखते कैसे हैं हम लोग पहले यहाँ बता दो, उसके बाद बात करेंगे। तो आई कैन सी भाई एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम, है ना? cos A है ना, तो एंगल ये है, तो एडजेसेंट साइड कौन कौन है? तो B और C। तो विल राइट B स्क्वायर प्लस, है ना, माइनस अपोजिट साइड यानी कितना लिखेंगे? A स्क्वायर बाय 2 टाइम B इनटू क्या लिखेंगे? ठीक है ना? ऐसे ही cos B लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ जरा? कितना लिखे? एडजेसेंट साइड कौन कौन है? A स्क्वायर प्लस माइनस अपोजिट साइड B स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा? तो 2। अब बोलो ये कहाँ लिखे थे? रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या लिखते थे? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 क्या लिखते थे? ऐसे लिखते थे ना? ऐसे ले लिया, ये वेक्टर R1 की तरफ चला गया, ये वेक्टर किधर चला गया? R2 की तरफ चला गया। करेक्ट ना? ये एंगल थीटा हो गया। क्या लिखते थे? क्या निकालते थे?
लिखते थे ना भाई, वही चीज तो है यहाँ पे, देखो ना इधर मल्टीप्लाई करेक्ट ना, तो डिफरेंट यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन वेक्टर्स में पढ़ेंगे मैथ्स में क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस खाली रेट इसलिए करवा रहे हैं कि आपके लिए नया नहीं, हम इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं अभी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का पार्ट, करेक्ट ना, लेकिन इसका यूज करें, ध्यान जरूर। cos c कितना हो जाएगा ये बताओ, कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस y कितना, ये फॉर्मूला याद रखोगे, इसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। अब कोशिश करना कि डिटेल्स को अटेंड लेके रखो। लेवल 2 पे है।